नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायर होने की उम्र है 65 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायर होने की उम्र है 62 साल और एक सरकारी एम्प्लॉय है तो उसके रिटायर होने की उम्र है 60 साल। अब इस रिस्पेक्ट में ये न्यूज कंटेक्चुअल क्यों हो जाती है? सेकंड कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कन्वर्सेशन हुआ। इसमें कंपैरेटिव नाम के शब्द पे ध्यान देना। इसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब पार्टिसिपेट कर रहे थे। यूएस के सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस स्टेफन ब्रायर, ये पार्टिसिपेट कर रहे थे और इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में एनवी रमन साहब ने खड़े होकर बोल दिया कि उनको ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायर होने की उम्र 65 साल है, ये बहुत ज्यादा कम है। इट इज टू अर्ली एन एज फॉर समवन टू रिटायर। अब ये 65 की एज को रिटायर होने को अर्ली कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंटेक्स्ट में कह रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 साल है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। हालांकि ये डिमांड भी अक्सर कर उठती रहती कि भाई हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाइए। तो ओवरऑल एनवी रमन्ना साहब का बोलना है कि जब हम लोग सर्विस ज्वाइन करते हैं, हमको उसी दिन पता होता है कि हम कब रिटायर होने वाले हैं। मतलब हम कब रिटायर होंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई ओवरऑल हमारी एज क्या है। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमने किस प्रकार की सर्विस दी है अपने आप सर्विस टाइम पीरियड में। और उनका बोलना है मेरे अंदर तो डिसेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बाकी है। मतलब 65 साल इज अ स्मॉल एज। बेसिकली ये अपने कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे, ये जनरल टर्म्स में कह रहे हैं। और इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो ये चीज कंटेक्चुअल इसलिए भी हो जाती क्योंकि यूएस में जो जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, उनकी फेडरल कोर्ट के, उनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। उनको सरकार अपॉइंट करती है और बाद में अपना टेन्योर पूरा करने के बाद वो चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक हायर उम्र के हैं तो उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर आप देखें तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट में एक जज है, ठीक है, उनकी उम्र 87 ईयर्स है। सोचिए 87 ईयर्स तो बहुत ज्यादा हो गए। इनका नाम है रुथ बैडर गिन्सबर्ग। तो जस्टिस रुथ बैडर गिन्सबर्ग इन यूएस सुप्रीम कोर्ट, शी इज 87 ईयर्स ओल्ड। और कभी कभी तो यूएस में इस चीज को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। यूएस के लोगों का बोलना है कि उनके जो जज है वो बहुत बूढ़े हैं। दे आर डिसाइडेडली जेरियाट्रिक। जेरियाट्रिक मतलब पर्टेनिंग टू ओल्ड पर्सन। तो जब यूएस के अंदर कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं, 87 साल की एक लेडी वहां पे जज हो सकती है, तो इंडिया में 65 साल का रिटायरमेंट तो बहुत ज्यादा जल्दी हो गया। और ये 65 साल का रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में है। हाई कोर्ट में तो 62 ही साल है। और इससे पहले भी अगर आप देखो तो चीफ जस्टिस गोगोई जो थे, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हमारे रंजन गोगोई साहब थे, उन्होंने ओपनली बोला था कि भाई जो हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट उम्र है 62 साल, इसको बढ़ा के 65 साल करना चाहिए। और ये बात को लेके जो इस समय के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, इससे पहले कई बार बोल चुके हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज को आप बढ़ाओ और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उसका टेन्योर 3 साल का होना चाहिए। और एनवी रमन्ना साहब का यहाँ पे हुआ नहीं। देखिए बहुत कम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं जिनका टेन्योर 3 साल हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप देश के सबसे बड़े जज हो तो बहुत जल्दी ही जुडिशरी के फील्ड में इन्वॉल्व हो जाना, आपकी किस्मत अच्छी होना, तब जाके कहीं आप सीजीआई बनते हो और उसके बाद भी 3 साल कुर्सी पर बैठे रहो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हालांकि यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखोगे तो उस हिसाब से तो भाई 65 साल कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एनवी रमन्ना साहब कि भाई देखिए, जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करेगी तब तक ओवरऑल लोगों का भरोसा जुडिशरी के अंदर नहीं आएगा। और एनवी रमन्ना साहब का यह भी बोलना है कि ये जो जस्टिस ब्रायर बोल रहे हैं ना, यूएस कोर्ट के जज का काम पॉलिटिकल नहीं होता। देखिए अब ये सब तो कहने की बातें, ये तो हमें भी पता है कि जज को न्यूट्रल तरीके से काम करना है, संविधान के हिसाब से काम करना है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उसका होना नहीं चाहिए। ओके, जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात आई तब चीफ जस्टिस से जब कुछ सवाल पूछे गए तो उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम की बात की। उन्होंने बोला कि भाई देखिए कॉलेजियम सिस्टम अब तक का सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। कई बार कॉलेजियम सिस्टम को इस बात को लेकर क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमारे कॉलेजियम सिस्टम में जज ही जज को अपॉइंट करता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है ऐसा नहीं है। जब भी कॉलेजियम बैठता है एक बहुत ही लेंथी कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, अगर किसी हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो वहां के सीनियर मोस्ट जज, वहां के सीजीआई, वहां के गवर्नर, वहां के चीफ मिनिस्टर, इन सबसे कहीं ना कहीं फॉर्मली और इनफॉर्मली डिस्कशन होता है। उसके बाद कॉलेजियम एक लिस्ट ऑफ नाम डिसाइड करता है, वो नाम एग्जीक्यूटिव के पास भेजा जाता है और एग्जीक्यूटिव को आंख बंद करके अपॉइंटमेंट नहीं करना है। एग्जीक्यूटिव चाहे तो किसी अपॉइंटमेंट को रोक सकता है, स्थगित कर सकता है, डिले कर सकता है, रिकंसीडरेशन के लिए वापस कॉलेजियम के पास भेज सकता है। तो यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के पास कोई ताकत है ही नहीं। एग्जीक्यूटिव के पास भी ताकत है। एग्जीक्यूटिव मतलब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ पे एनवी रमन्ना साहब बोल रहे हैं कि भाई
सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होकर फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस देने पड़े, अब तो फोर्थ जजेस केस भी आ गए। ये क्यों देने पड़े? ये इसलिए देने पड़े सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एग्जीक्यूटिव एक लिमिट से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के काम करने के तरीके में दखलंदाजी कर रहा है, तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट कोलेजियन सिस्टम से होगा, हम सरकार के हाथ में चीजें नहीं छोड़ सकते। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर सरकार के हाथ में जजेस का अपॉइंटमेंट आप छोड़ दोगे तो मेरिट गई भाड़ में, सरकार सिर्फ अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को वहां पे बैठाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर रिसेंटली यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, देखिए एनवी रमन्ना साहब ने अपने आने के बाद, चीफ जस्टिस बनने के बाद बहुत मेजर स्केल पे कॉलेजियम का काम करवा के बहुत सारे जजेस के अपॉइंटमेंट करवाए हैं। जितना तेज हो सका उन्होंने अपॉइंटमेंट कराने की कोशिश की है, जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस के जजेस को अपॉइंट कर सको उतना उन्होंने करने की कोशिश की है। हालांकि कॉलेजियम की फंक्शनिंग, जजेस का अपॉइंटमेंट, ये अपने आप में बहुत ट्रिकी और बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनको स्ट्रीमलाइन होने में समय लगेगा। फिर ओवरऑल जस्टिस एनवी रमन्ना साहब यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाना सही है, कुछ लोग बोलेंगे सही नहीं है। जैसे अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करो, सिविल सर्विसेज की बात करो, तो सिविल सर्विसेज में जो इंसान है वो 60 साल की उम्र पे रिटायर हो जाता है। अब 60 साल की उम्र पे ज्यादातर लोग फिट रहते हैं, वो आगे भी नौकरी कर सकते हैं, उनको अच्छा खासा डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, जिस भी डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया होता है, तो वो बिल्कुल ही अपने नॉलेज के एकदम जेनिथ पे होते हैं और वहां से और अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो जब आप 60 साल पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को रिटायर कर दे रहे हो, बीच में तो कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि जो सरकार है वो रिटायरमेंट एज को 60 साल से कम करके 58 ले आएगी, कुछ तो 50 भी बोलने लगे, लेकिन वो 50 वाली अफवाह थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, देयर वाज अ प्रपोजल कि भाई रिटायरमेंट एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 60 to 58 कर लो। हालांकि पॉलिटिकल अपोजिशन हो सकता है और इलेक्शंस बहुत मायने रखते हैं, इसके लिए 60 to 58 इसको नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रिटायरमेंट एज को आप कम कर रहे हो, वहीं पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट एज को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये क्या लॉजिक है, ये क्या हिपोक्रेसी है? देखिए बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल 33 जजेस हैं, +1 34 जजेस हैं। अब आपको पता है कि बहुत ही कम ऐसा लॉट होता है जो इस ग्रुप में आ पाएगा। तो या तो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाओ, 34 ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अब दो तरीके हैं इस चीज को देखने के। एक तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया उसको लंबा टेन्योर दो, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और अच्छा काम दे सके और अच्छे लैंडमार्क जजमेंट दे सके। दूसरा ये फैसेट होगा कि भाई जल्दी जल्दी रिटायरमेंट होगा तो नया लॉट आएगा, फ्रेश ब्लड आएगा, वो फ्रेश ब्लड अपने साथ इनोवेटिव आइडियाज और नई एनर्जी लेके आएगा। जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में है ना भाई, कि भाई एज लिमिट 32 कर दी गई, ठीक है ना, अब 32 से और आगे नहीं बढ़ाई जा रही, ठीक है भाई, बीजेपी सरकार ने तो बोल दिया कि हम 32 के आगे नहीं बढ़ाएंगे, 4 से ज्यादा अटेम्प्ट, 6 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा यंग लॉट आएगा उतनी फ्रेश एनर्जी आएगी। एक यंग आईएएस ऑफिसर 23-24 साल का होना चाहिए यार, 35-36-40 साल के आईएएस आ जाएंगे तो क्या ही काम करेंगे, ये सरकार का व्यू पॉइंट है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट सर्विसेज की बात होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम लीगल काम है, और लीगल काम में एक्सपीरियंस लगता है, और इसी एक्सपीरियंस का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, इसलिए यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 साल से बढ़ाया गया। हाई कोर्ट 62, सुप्रीम कोर्ट 65। इस बात के चांसेस बहुत है कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज भी शायद 65 कर दी जाए, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज 65 साल से बढ़ानी हो, या फिर हाई कोर्ट के जजेस की एज 62 साल से 65 साल करनी हो, तो ये कौन कर सकता है? इसको करने का तरीका क्या होगा? क्या पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, या सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देके इस तरीके का कुछ कर सकता है? ये नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को कोट करते हुए बताइए। तो ये एक छोटी सी न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की, आई होप कुछ ना कुछ आपको रेलेवेंट लगी होगी। मुद्दा यहाँ पे उठा है ऐसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की एज है ना वो बहुत ज्यादा होती है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की। ओके, जब सुप्रीम कोर्ट को जज को लगता है कि वो खुद बहुत बूढ़ा हो गया तो रिटायर हो जाता है, उसका टेन्योर खत्म हो जाए तो रिटायर हो जाता है, लेकिन अपॉइंट उसको 70, 75, 80 किसी भी समय किया जा सकता है, अगर वो थोड़ा भी मेडिकली फिट है, काम कर सकता है तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं? दिस इज द क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के बेसिस पे ही ये डिबेट यहाँ पे उठी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।